Hello everyone, welcome back to the स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक। आज जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 3 देखेंगे। 2 लेक्चर्स इससे पहले केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन के हो चुके हैं। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ी बेसिक चीजें बताई थी कि क्या क्या होता है, बेसिक क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें एक सेंट्रल एटम होता है, लिगेंड्स होते हैं, दोनों की क्या डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब चीजें। और मेन जो पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ाया था कि लिगेंड्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लिगेंड्स डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने देखा था कि कौन कौन से लिगेंड जो है वो चीलेट या कीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है कुछ टाइट्रेशंस में और कुछ कंपाउंड को कुछ मेटल आयंस को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा हमने देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। उसके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए थे। इसके अलावा आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बट नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। क्योंकि क्या है ना कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ना ही सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद क्या करना है कि तो उसको पढ़ने के 2-3 बार पढ़ा, रट्टा लगाया और फिर उसको छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप क्या करोगे, उसको भूल जाओगे। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी लाइन को, किसी भी फॉर्मूला को या किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी चीज को मेमोरी में सेव करने का तरीका होता है कि आप उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करें। और उसके लिए क्या करना होता है, एक टॉपिक पढ़े और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। जो पुराने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें उस टॉपिक में से कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उसके अलावा नया इस बार क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये सब करना है। तो आज हम वही जो मैंने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन जो पढ़ाया था उसी का आज जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट उससे पहले आई एम श्योर आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। जो है नोटिफिकेशन आ गई है नेट एग्जाम के लिए। तो आप फटाफट से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। लास्ट डेट है आपकी 30। और ये जो एग्जाम होता है आप लोग को पता होगा कि कौन कराता है, जॉइंटली कराते हैं CSIR एंड UGC, दोनों मिलके इस एग्जाम को कराते हैं। 5 सब्जेक्ट में, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल एंड फिजिकल। एंड ये जो है पहला, सबसे पहला केमिकल साइंस जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये इसी के अंडर आएगा। CSIR एंड UGC आपको पता होगा। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, दोनों कराते हैं। अगर आप लोग का एग्जाम जो है क्वालिफाई होता है एज JRF, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो भी ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, जो इस एग्जाम को क्या करते हैं, जॉइंटली कराते हैं। और एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज NTA। एग्जाम की डेट आप लोग को पहले से बता दी गई है कि दिसंबर के लास्ट में होगी, ओके, 26, 27 एंड 28 दिसंबर। तो आप लोगों के पास टाइम जो है अब क्या है, बहुत ही कम बचा हुआ है। वैसे देखने में तो बहुत लगेगा, बट बीच में फेस्टिवल्स है, आई एम श्योर उसमें 2-3 दिन वेस्ट हो जाते हैं सभी के। तो ये सब चीजों को माइनस करते हुए आपके पास अराउंड 50 डेज बचे हुए होंगे, अगर फेस्टिवल्स को माइनस कर दे तो। ये 50 डेज को ध्यान में रखते हुए अब आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाए, ना कि वैसे जो स्लोली पढ़ रहे थे वैसे नहीं। अब आप सोच के चले कि आपके पास है कितने, 50 डेज। 50 डेज में से आपको लास्ट के एटलीस्ट 1 वीक जो है सिर्फ क्या करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक हफ्ता सिर्फ फटाफट किसी भी एक टॉपिक को 10 मिनट में रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो एक लास्ट का 1 वीक कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन भी कैसे,
प्रैक्टिस सेट करने हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के। तो वो एक वीक माइनस करके अब आपके पास जो टाइम बचता है अराउंड 40 डेज बचेंगे। ये 40 डेज हैं, इसको आप डिवाइड कीजिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में, तीनों को अलग अलग। अगर आपका इनऑर्गेनिक ये है कि इनऑर्गेनिक मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप फिजिकल और ऑर्गेनिक को ज्यादा टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ऑर्गेनिक अच्छी है, ऑर्गेनिक को मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, तो फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक को दीजिए। फिजिकल को ज्यादा टाइम देना ही देना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस काफी वास्ट है और इसमें से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उनमें से सब में से क्वेश्चन आते हैं, सब में से क्वेश्चन आते हैं या आने के चांसेस होते हैं। सारे फॉर्मूलाज, सारे कंसेप्ट्स वो आपको अपने रिवाइज करने हैं, उनके ऊपर जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो फिजिकल टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे पहले इसी को कीजिए ताकि और बाद में फिर इसको रिवाइज करना है। ओके, तो अभी आप जो है फुल पूरा तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया। और सबसे पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, वो नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ एग्जाम प्रिपेयर करते रह जाए और फॉर्म फिल करना या उसमें कोई मिस्टेक हो जाए कुछ भी। पहले पूरा ध्यान देकर पूरा अच्छे से अपना फॉर्म फिल कीजिए और उसके साथ साथ जो है अपना तैयारी जो है करते रहिए अच्छे से। और अब अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। जितना टाइम आप पहले देते आ रहे थे उतना और ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर कोई भी रेस होती है, आप शुरू से भले ही स्लो दौड़ रहे हो लेकिन जो लास्ट वाले राउंड होते हैं उसमें आपको फास्ट दौड़ना होता है। तो लास्ट वाले राउंड में ही अपनी पूरी एनर्जी लगानी होती है, ना कि शुरू से। तो अब वही टाइम है, ये जो है नवंबर और दिसंबर। नवंबर का ये लगा लीजिए दिवाली तक थोड़ा सा ऐसा होगा कि त्योहारों में जाएगा, उसके बाद निकलते ही नवंबर का हाफ बचेगा आपके पास और दिसंबर का हाफ, यानी कि ये जो टाइम है नवंबर लास्ट और दिसंबर का शुरू, इसको आप पूरा एनर्जी के साथ पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट कीजिए सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर। स्टडी प्लस बाकी जो है थोड़ा बहुत योगा कीजिए, 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए अपना दिमाग फ्रेश रखने के लिए, ताकि जो आप पढ़े वो ये ना हो कि जो है सीधा पढ़ लिया है और बस रट लिया है, उसको आपने कंज्यूम करना है एंड सेव करना है अपने दिमाग के अंदर। तो जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के ऊपर सबसे जरूरी है कि जितना हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड डज नॉट बिहेव एज एम्बीडेंटेट लिगेंड? इनमें से कौन सा लिगेंड है जो एज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड बिहेव नहीं करेगा? नॉट। ये चीज हमेशा एग्जाम में ध्यान रखनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है तो हम क्वेश्चन फटाफट जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उसमें कभी कभी हम नोट जैसे वर्ड जो होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट करने, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े इसको हाईलाइट कर लेना है। तो इनमें से कौन सा लिगेंड होगा जो एज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड बिहेव नहीं करेगा? सबसे पहले आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है याद रखना है कि वो क्या है। लास्ट क्लास में मैंने यही पढ़ाया था कि व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होता है जो एक से ज्यादा डोनर एटम जिसके पास हो, वो एक डोनर एटम के थ्रू भी अटैच कर सकता है मेटल एटम के साथ। जैसे ये कोई सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और ये कोई लिगेंड है जिसके पास दो डोनर साइट है, तो ये क्या कर सकता है, किसी एक डोनर साइट के थ्रू भी अटैच कर सकता है मेटल के साथ और दोनों के थ्रू भी अटैच कर सकता है मेटल के साथ। इसी को कहते हैं हम एम्बीडेंटेट। ये मोनोडेंटेट भी बिहेव कर सकता है और एज अ बाइडेंटेट भी बिहेव कर सकता है। अब ये चीज देखने से पहले कि आप कैसे इन सारे लिगेंड्स में से पहचानोगे कि कौन सा जो है एम्बीडेंटेट है, तो आपको देखना होगा कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड कर रहा है डोनर एटम के ऊपर। नंबर ऑफ डोनर एटम जब एक से ज्यादा होंगे।
और डोनर एटम को आप कैसे पहचानोगे? लिगेंड की पहचान होती है कि उसके पास एक या एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। डोनर एटम वो होते हैं जिनके पास बचता है बॉन्डिंग के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक एटम है, इसने 2, 3 जितने भी बॉन्ड बनाए हैं किसी दूसरे एटम के साथ, ये बॉन्ड बनाने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर। और जिसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग करने के बाद, जिसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, वही एटम जो है मेटल के साथ बाइंड कर सकता है, बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है मेटल के साथ बाइंड करने की कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो लिगेंड के पास या उसमें जितने भी एटम है उनमें से किसी के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम एक एक लिगेंड को चेक करते हैं कि इनमें से किसके पास कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स है कि नहीं है, कौन कौन से एटम के पास है, एक एटम के पास है या 2 एटम के पास है। तो वन बाय वन चेक करना है। सबसे पहला है NO2। सबसे पहले मैंने आपको जो कोऑर्डिनेशन से पहले टॉपिक पढ़ाया है वो टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने का रीजन यही था शुरू में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हर जगह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी वही लगेगा। NO2 को अगर आपने देखना है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसकी स्ट्रक्चर पहले बनाए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो पहले बनाए। सेंटर में क्या होगा? नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम ढूंढने का तरीका मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है और जो नंबर में सबसे कम होता है उसी को हम कहते हैं सेंट्रल एटम। ओके, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे हमारा है नाइट्रोजन, और इसके बाद है 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन लगाए, और ये 2 ऑक्सीजन लगाने के बाद नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5, एक माइनस है तो किसी भी एक ऑक्सीजन पे माइनस चला गया, जिसके ऊपर माइनस जाएगा वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड और बाकी डबल बॉन्ड। इसके बाद इसके ऊपर बचता है लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 2 बॉन्डिंग किए और 2 उसके पास बचे लोन पेयर। तो हम अगर यहाँ ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक माइनस चार्ज। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे एक से ज्यादा अगर आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड पहचानना है तो एक से ज्यादा डोनर एटम होना चाहिए। डोनर एटम मतलब एक से ज्यादा एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो ये जो है मेटल के साथ ऑक्सीजन के थ्रू भी बाइंड कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बाइंड कर सकता है। तो ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूछा जो नहीं है, नॉट बिहेव एज ए एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब दूसरा देखिए HCN। ये होता है आपका HCN। इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? 3, तो इसके पास एक लोन पेयर बचा। कार्बन के 4 होते हैं आउटर मोस्ट में, 4 के 4 उसने यूज कर लिए। लेकिन सल्फर के पास कितने होते हैं? 6, क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सल्फर के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो ये जो है बाइंड कर सकता है सल्फर के थ्रू भी और नाइट्रोजन के थ्रू भी। मेटल के साथ यहां से भी बाइंड कर सकता है और यहां से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? एम्बिडेंटेट लिगेंड हुआ। अब नेक्स्ट हमने देखना है ये वाला H2O3 2 नेगेटिव, सल्फर, और इसके बाद है 3 ऑक्सीजन, 2 पे माइनस। सबसे पहले क्या करना है? सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में सल्फर में होते हैं 6, और 6 इलेक्ट्रॉन्स ही सल्फर ने यूटिलाइज कर लिए हैं, किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए। बट ऑक्सीजन के पास बचे हैं 2 लोन पेयर, सब ऑक्सीजन के पास बचेंगे और इस वाली सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर बचे होंगे।
तो सेंट्रल वाला सल्फर जो है बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज कर लिए हैं, बट जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास लोन पेयर है और जो साइड वाला सल्फर एटम है उसके पास है। तो ये भी मेटल के साथ बाइंड कर सकता है इस सल्फर के थ्रू या किसी भी ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये भी बिहेव करेगा एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब नेक्स्ट लास्ट वाला देखना है NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन और 3 है ऑक्सीजन और एक माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ऑक्सीजन पे माइनस, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, डबल और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हुए, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने यूटिलाइज कर लिए हैं। तो सेंट्रल एटम के पास यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है, बट जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बचा है। तो ये जो है सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड कर सकता है मेटल के साथ, नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड नहीं कर सकता। किसी भी एक ऑक्सीजन के थ्रू करेगा, सारी ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड नहीं कर सकता है। तो सिर्फ एक ही एटम इसके पास एज अ डोनर एटम है एंड दैट इज ऑक्सीजन। डोनर एटम इज ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बाइंड कर सकता था, तब ये होता एम्बिडेंटेट लिगेंड। बट अभी सिर्फ इसके पास एक ही डोनर एटम है, तो यही हमारा आंसर है। NO3 दैट इज नाइट्रेट आयन विल नॉट बिहेव एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड बिहेव एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। लास्ट वाला क्वेश्चन था कौन सा नहीं बिहेव करेगा एज एम्बिडेंटेट। ये वाला क्वेश्चन है कौन सा बिहेव करेगा एज एम्बिडेंटेट। इनमें से कोई एक है जो एज एम्बिडेंटेट बिहेव करेगा। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये हमने अभी इसकी स्ट्रक्चर देखी है। इसमें नाइट्रोजन जो है अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लेता है बॉन्डिंग के लिए। तो ये है हमारा मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, ठीक है, ये हमारा एम्बिडेंटेट नहीं है, ये मोनोडेंटेट है। नेक्स्ट देखते हैं SO3। SO3 सल्फर और 3 ऑक्सीजन और उसके बाद 2 माइनस चार्ज, किसी भी 2 ऑक्सीजन पे माइनस लगा देना है और बाकी जो है डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इसने यूटिलाइज किए, 2 इसके पास बचे हुए हैं। तो ये क्या होगा, सल्फर के पास भी एक लोन पेयर है और किसी एक ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो इसके पास 2 एटम ऐसे हैं जिनके थ्रू ये मेटल से बाइंड कर सकता है, किसी एक ऑक्सीजन के थ्रू और सल्फर एटम के थ्रू, क्योंकि सल्फर के पास भी लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये हमारा बिहेव करेगा एज एम्बिडेंटेट लिगेंड और इसको हम कहेंगे बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट। बाई मतलब 2 एटम के थ्रू बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO3 की स्ट्रक्चर आपको पता होगी, सल्फर जो है तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड होगा और 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लेगा अपने इसमें। तो यहाँ पे इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा मेटल के साथ बाइंड करने के लिए। बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू मेटल के साथ बाइंड करेगा, इसीलिए ये होगा मोनोडेंटेट। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बिहेव एज मोनोडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है ClO4 नेगेटिव। क्लोरीन इसमें होगा सेंट्रल एटम। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसके बाद है 4 ऑक्सीजन, किसी एक पे माइनस, जिस पे माइनस होगा वो सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे डबल बॉन्ड। और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचा है मेटल के साथ बाइंड करने के लिए, तो ये भी बिहेव करेगा एज मोनोडेंटेट। और यहाँ पे जो डोनर एटम होगा
पहली चीज होती है कि आपने ये देखना है कि मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है, और दूसरी चीज है कि आपने ये देखना है कि कौन सा एटम उसके अंदर एज अ डोनर एटम बिहेव कर रहा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ज्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर यही होते हैं। इसके अलावा कार्बन डोनर भी होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड आयन है, CN आयन, ये दोनों कार्बन डोनर है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो होगा डोनर एटम होगा ऑक्सीजन, और ये बिहेव करेगा एज मोनोडेंटेट। तो आंसर हमारा हुआ SO3 2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम इन NH4 का थ्राइस RHCl6। ये कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है रोडियम का, जिसमें क्लोरीन और क्लोराइड और अमोनियम आयन एज अ लिगेंड बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है उसने कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी रोडियम मेटल की। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने भी डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सेकंड चीज होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और तीसरी चीज है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तीनों चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, तीनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। कोई भी एक बेसिक क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सॉल्व करने के लिए ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि आप कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखते ही बता सकते हैं कि उसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालनी है इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स है उसको लिख लीजिए, NH4 का थ्राइस RHCl6। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस। अमोनियम आयन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अमोनियम आयन की वैलेंसी होती है +1 और Cl की होती है -1। तो अगर हम RH की, रोडियम मेटल की यहाँ से x मान ले तो ये हो जाएगा 3 × 1 + x, और ये हो जाएगा 6 × -1 = 0। 3 + x - 6 = 0। x = यहाँ से आ जाएगा +3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में दिए जाते हैं, ML6 N+- फॉर एग्जाम्पल CuH2O का होल 6, और इसके ऊपर दिया कुछ भी +- चार्ज। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में आप जो है सीधा देखकर बता सकते हो कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बट ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन्होंने अलग दिया है, लेकिन मेथड आपको वही यूज करना है जो आप बाकी कॉम्प्लेक्स में यूज करते आए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो यहाँ पे जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +3, और जो आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन इन MgWO4। टंगस्टन का कोई कंपाउंड है जिसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कि क्या होगी। सेम प्रोसेस है, MgWO4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको जिस कंपाउंड की निकालनी है उसकी x मान लेनी है, लेकिन बाकी की पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। इसके अलावा कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है -2। तो मैग्नीशियम +2, इसकी हम x मान लेंगे, +x +4 × -2 = 0। ये अगर आपका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है तो =0 लेना है। इसके अलावा अगर कोई भी आयन दे दिया जाए, जैसे CuH2O का होल 6 3 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, तो फिर हम = लिखेंगे यहाँ पे 2 विद चार्ज के साथ, +2 या -2 जो भी है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया है तो 0 लिखना है।
तो ये हुआ 2 + x - 8 = 0, x = +6, आंसर आया है 6। यहाँ पे टंगस्टन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +6। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट के सामने हमेशा प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे टंगस्टन ने W = आया +6, प्लस मतलब डोनेट किया हुआ है, प्लस मीन्स डोनेट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, माइनस मीन्स एक्सेप्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे टंगस्टन ने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं। इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड बाय अ पर्टिकुलर एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ligand in metal complexes behave as। मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई भी एक लिगेंड जो है वो बिहेव करता है कैसे? एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एज लुईस बेस, एज न्यूक्लियोफाइल और एज ल्यूस एसिड। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये आपने देखना है। ये आप कहाँ से देखोगे? आपने जो सबसे बेसिक थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, दैट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में कोई भी थ्योरी है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, चाहे वो वर्नर थ्योरी है, चाहे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, या फिर जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इन सब में सबसे पहली जो लाइन होती है वो यही एक्सप्लेन की जाती है कि एक सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम, और आयन होता है जो होता है आपका मेटल, और वो होता है पॉजिटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज आपका सेंट्रल एटम कभी भी नहीं हो सकता, आइदर इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज और इट विल बी न्यूट्रल। वो एक होता है सेंट्रल एटम और दूसरा होता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड होता है तो ये जो सेंट्रल एटम होगा आपका, ये सपोज करो कोई भी सेंट्रल एटम है, ये मेटल है, मेटल ही होता है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मेटल के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर मैं 3D की ही बात करूं, ज्यादातर आपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े होंगे वो 3D सीरीज के हैं, तो मेटल के पास होता है 3D ऑर्बिटल। और 3D ऑर्बिटल कैसा होता है? वो 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा मेटल जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है उसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कहीं ना कहीं से। तो मेटल विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन जहां भी दिखे वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। अब कहीं भी बॉन्डिंग होती है, जैसे मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग होती है, वो ज्यादातर आपने ऐसे देखी होगी, एरो जो है लिगेंड से मेटल की तरफ लगता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को। यहाँ पे बॉन्डिंग वो नहीं होती जो बॉन्डिंग आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जहां पे क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन के अंदर एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन यूज किया, एक दूसरे कार्बन ने किया, तो क्या हुआ? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना, दोनों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो यहाँ पे मेटल बिहेव करता है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और लिगेंड बिहेव करता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल और ये होता है एज न्यूक्लियोफाइल। तो एक चीज तो क्लियर हुई कि न्यूक्लियोफाइल वाली लाइन तो जो इसमें आई हुई है वो तो क्लियर है कि लिगेंड जो है बिहेव करता है एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज
न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, जो पॉजिटिव चार्ज की को ढूंढ रहे हो कहीं से भी, या किसी ऐसी स्पीसीज को ढूंढ रहे हो जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। तो पहली लाइन, ये तो सी ऑप्शन तो आपको मिल गया, ये तो है ही। अब बाकी चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मैंने बताया कि लिगेंड जो है एज अ डोनर बिहेव करता है। अब यहाँ पे एक चीज है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर डोनेट करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट होगा और पेयर कहाँ पे डोनेट होगा, ये आपको समझना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनता है तब हमेशा एक पेयर डोनेट होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट है लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जो होते हैं कंबाइन होकर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। पहले ये डेफिनेशन दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन जो है, लुईस एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनेट करे और लुईस बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर प्रोटॉन्स का तो कोई रोल है नहीं, यहाँ पे क्या है, सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक जो है मेटल्स है। तो प्रोटॉन के बेसिस पे हम लुईस एसिड और लुईस बेस को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे जिस बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है वो होती है लुईस एसिड, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है वो होती है लुईस बेस। तो हमें चेक ये करना है यहाँ पे कि इनमें से लिगेंड कौन सा है। लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो लिगेंड बिहेव करेगा एज लुईस बेस। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन सही हुए ए, बी एंड सी, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बिल्कुल क्लियर हो। आपने कोई चीज पढ़ी है तो उसको समझाओ, ना कि एक लाइन में ये चीजें आ सकती है कि लिगेंड बिहेव एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस। बट अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता होंगे इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कि क्या मतलब है इस चीज का, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, तो एक एक वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रटने जैसा है या ये याद रखना पड़ेगा। याद रखने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस चीजें समझनी है। हर एक पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन, उसका मीनिंग वो अच्छे से समझना है, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन विल हैव हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन से के अंदर पैरामैग्नेटिज्म हाईएस्ट होगी। दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैग्नेटिज्म समझना होगा, मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसके बाद पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड एंड डायामैग्नेटिक कंपाउंड, पैरा और डाया दो वर्ड्स याद रखने हैं। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, और जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रिपेल होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म। Paramagnetism is directly proportional to the number of unpaired electrons. Diamagnetism जिसके अंदर नंबर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर्ड होते हैं, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, इसके अंदर सारे के सारे पैरेलल होते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, सीधा पता चल जाएगा जिसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक, या उसके अंदर उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म। पहला हमारा है क्रोमियम। यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेनी है मेटल की, जल्दी से। तो क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 मैं निकालना बता चुकी हूँ, सीधा लिख दे रही हूँ कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D4S2, दैट इज 3D4 एंड 4S2। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गए,
दो जाएंगे सबसे पहले S वाले और एक जाएगा D में से, तो क्रोमियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D3 4s0। 3D3 में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 1 2 3 अनपेयर्ड। इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए 3। नेक्स्ट है FeNH3 का 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6 4s2। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे 3D5। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? लिगेंड के ऊपर। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, अगर वीक फील्ड है तो नहीं होती है। ये मैंने पहले बताया हुआ है। अमोनिया जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हुए 5। नेक्स्ट है CuH2O का 6 2 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 और +2 के अंदर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कॉन्फ़िगरेशन आया 3D9। डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो कॉपर +2 के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 1। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जो है लास्ट मेंबर है 3D सीरीज का। 3D सीरीज का लास्ट मेंबर कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10। डी ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा 4s2। तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें से निकल सकते हैं, इसीलिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही मिलती है। इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता, क्योंकि सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन्स तुम निकाल सकते हो, D से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है, बिकॉज D इज कंप्लीटली फिल्ड, जो कि एक रूल है कि फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशंस। जिंक का हुआ 3D10 4s2। 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और अब D के अंदर अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे। यहाँ पे हुआ 0 0 3 5 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आयरन के अंदर, तो आंसर हुआ बी। सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक भी यही होगा। आयरन के कंपाउंड सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? ये चीज आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व की होगी कि अगर मैग्नेट किसी भी आयरन की तरफ, आयरन की कोई चीज मैग्नेट के अराउंड होती है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आयरन के कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिज्म का नेचर, या हम कह सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म का नेचर बहुत हाईली सबसे ज्यादा होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिज्म टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो, ये सब चीजें पढ़ेंगे, और आयरन को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि आयरन का मैग्नेटिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है when 1 mole of COCl3 5NH3 was treated with excess of silver nitrate solution, 2 mole of AgCl was precipitated, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और करना बहुत मुश्किल है जो हमने अब से पहले क्वेश्चन किए उनके कंपैरिजन में। बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल है कि जब 1 मोल जो है COCl3 का, 1 मोल ऑफ COCl3 5NH3, इसको ट्रीट किया गया किसके साथ? 2 मोल ऑफ AgCl के। ठीक है, AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल के साथ इसको ट्रीट किया गया, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया तो 2 मोल मिले AgCl के। ये रिएक्शन हुई। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ कराते हो जिसके अंदर क्लोराइड आयन है,
तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। ये बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। AgCl का व्हाइट PPT बनता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2 मोल बने हैं, उसने 1 मोल 2 मोल ये चीजें क्यों दी है, ताकि इससे आप आइडिया लगा सको कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी। इसी के बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है। 2 मोल AgCl का मतलब है कि अगर मैं AgCl को तोड़ू तो 2 Ag आयन हुए और 2 हुए Cl आयन, ठीक है। तो इनमें से वो कंपाउंड होगा जिसके अंदर 2 क्लोराइड आयन ऐसे होंगे जो इजीली क्या कर सकते हो, सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कर सकते हो, यानी कि 2Cl- होने चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे, मैंने आपको सबसे पहली जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टार्ट किया था, सबसे पहली चीज ये बताई थी कि ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये होता है आयनाइजेशन स्फीयर। बाहर वाला पार्ट, इस बॉक्स के बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है आयनाइजेशन स्फीयर। ये तो ये जो अंदर डब्बे के अंदर पार्ट है ये आयनाइज नहीं हो सकता। जो चीज इसके अंदर चली गई वो सेफ है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। अगर यहाँ पे कोई Cl आयन है तो वो एज अ Cl- नहीं टूट सकता, वो उसके साथ ही अटैच रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी सोल्यूशन में डालो। बट जो इसके बाहर का पार्ट है वो टूट सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं इसको तोड़ू तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1 Cl-, सिर्फ 1 क्लोराइड आयन। अगर इस वाले को आयनाइज करूं तो यहाँ पे मिलेंगे 2 क्लोराइड आयन। अगर इसको माइनस किया जाए यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 1 Cl-। अगर इस वाले को आयनाइज करे तो यहाँ पे कोई भी Cl नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने वो देखना है, आंसर वो होगा जिसके अंदर 2 Cl आयन हो, क्योंकि तभी आपके 2 AgCl के मोल बनेंगे। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रूल है कि 1 मोल ऑफ A विल रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ B, ठीक है। मोल के रेस्पेक्ट में हम किसी भी रिएक्शन को देखते हैं तो 2 मोल AgCl तभी बनेंगे जब 2 Ag के मोल 2 क्लोराइड के मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आंसर हमारा हुआ बी। तो क्वेश्चन जो है, लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, देखने में लग रहा था कि टफ है, बट क्वेश्चन करना इसको बहुत इजी था। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आपने इस चीज को अच्छे से पढ़ा होगा, ये वाला कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। अगर आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, कौन सा पार्ट आयनाइज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको आइडिया होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अगर आपने पूरा पढ़ा है लेकिन अच्छे से चीजों को समझा नहीं है तो करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। इसमें पूछा है कि सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये आइडिया लगाना है कि ये क्वेश्चन होगा किस तरीके से और ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जितने भी आपके वो दिए हुए हैं कंपाउंड्स, वो सारे के सारे आयरन के हैं। पहली चीज, अगर मेटल अलग अलग होती तो आपको कंपेयर करना होता शायद ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे या शायद डी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, लेकिन मेटल जो है सेम है। अब मेटल सेम है तो हमें देखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे भी +3 है। मेटल भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। अब किस चीज के बेसिस पे कंपेयर करोगे, अब कंपेयर करना है किसके बेसिस पे, जो चीज आपको अलग दिख रही है। इनमें अलग क्या दिख रहा है, लिगेंड, ठीक है। लिगेंड सब में अलग अलग है, तो लिगेंड के बेसिस पे ही इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पकड़ना है कि कहां से आपको कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन होगा लिगेंड के बेसिस पे। लिगेंड है वाटर, इसके अंदर है अमोनिया, इसके अंदर है ऑक्सीलेटो और इसके अंदर है Cl। अब इन लिगेंड्स के को अगर आप ध्यान से देखो, सारे के सारे मोनोडेंटेट है, इसको छोड़ दो तो ऑक्सीलेटो को। इसके अंदर ऑक्सीजन एज अ डोनर एटम मोनोडेंटेट, नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम मोनोडेंटेट, क्लोरीन एज अ डोनर एटम मोनोडेंटेट, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एज अ डोनर एटम, तो ये है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड। मेटल है कोई भी, उसके साथ बाइंड कर रहा है कोई एक लिगेंड एक एटम के थ्रू, और ये दूसरी मेटल है, इसके साथ बाइंड कर रहा है कोई एक लिगेंड 2 एटम के थ्रू। तो अगर आप ध्यान से देखें
कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बना है, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है। जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनते जाते हैं, जितनी ज्यादा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उतना ही स्टेबल होता जाता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, डबल या ट्रिपल को तोड़ना उससे ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसीलिए क्योंकि ये दो एटम के थ्रू, दो बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ अटैच है, तो ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। तो सिर्फ यही लिगेंड आपको इनमें सब में अलग दिख रहा है, जो कि एज अ बाइडेंटेट बिहेव करेगा। बाकी सारे लिगेंड्स एज मोनोडेंटेट बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा आयरन का, वो यहाँ पे बनेगा। अब अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली देखें तो आप किसी भी बेसिस पे कंपेयर नहीं करोगे, आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे या लिगेंड या हजार तरह के फैक्टर्स लगा लोगे। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज चलोगे, सबसे पहले आपने मेटल देखनी है, मेटल सेम है कि अलग अलग है, फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होती, +2 या +3, तो आप फिर इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी, फिर हमारा कंपेयर करने का तरीका दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पे मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, जो चीज वेरी कर रही है दैट इज लिगेंड। लिगेंड सब में अलग अलग है, इसका मतलब फैक्ट सारा कुछ रेस्पॉन्सिबल लिगेंड के ऊपर ही है, बाकी चीजें सब सेम है। तो लिगेंड जो होगा जितना स्ट्रोंगली बाइंड करेगा मेटल के साथ, इसीलिए जो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो चीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उनको यूटिलाइज किया जाता है बहुत सारे आयंस को, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर पानी के अंदर कोई भी हैवी मेटल एटम चले जाते हैं, जैसे मरकरी वगैरह, मरकरी लेड की पॉइजनिंग बहुत सुना होगा कि वाटर जो है पॉल्यूटेड होता है हैवी मेटल्स की प्रेजेंस के वजह से। तो उनको अगर आप वाटर को प्यूरिफाई करना है तो वो मेटल्स उससे आइसोलेट किए जाते हैं, और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको कैसा बनाना, ऐसा बनाना है जो बहुत ज्यादा स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बन गया लेकिन उसके बाद बीच में ही वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स टूट गया, तो आप उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे यूज किए जाते हैं ऐसे लिगेंड्स जो मेटल को चारों तरफ से बाइंड करके एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना के मेटल को ट्रैप करके लेके आए, उन्हीं को हम कहते हैं चीलेट लिगेंड्स। जैसे कि आपका है इथाइलिन डाइअमीन, टेट्राएसीटेट, ईडीटीए, जो यूज होता है टाइट्रेशन में भी और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि कॉम्प्लेक्स को क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर NiCl4 नेगेटिव। इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिन ओनली। अगर उसने यहाँ पे ये ना लिखा होता स्पिन ओनली, उसने लिखा होता मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से होता। सिर्फ स्पिन ओनली लिखा है, मतलब आपको सिर्फ स्पिन वाला जो है पार्ट कैलकुलेट करना है। जो ऑर्बिटल, दो तरह के होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, स्पिन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इवन कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, जिसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा। फॉर्मूला इसका होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पे n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। NiCl4 नेगेटिव, सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगी +2, निकल +2। निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। और अगर निकल +2 का देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, तो ये बचेगा 3d8। अब 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, और लिगेंड भी याद रखना है कि Cl है, क्लोराइड। क्लोराइड जो होता है वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हुए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो बचे हैं 2। अब इसकी वैल्यू म्यू इज इक्वल टू √2 2+1, यानी कि ये आएगा √6, और इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग।
तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ये सी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आए हैं तो म्यू की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, 2 आए हैं तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 आए हैं तो 3 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रांजिशन मेटल फॉस्फाइन complexes, the back bonding involve donation of electrons from to। ये कह रहा है कि जो फोस्फाइल लिगेंड के मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, ये बात तो हमको पता है, बट वो बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में होता है ये पूछा है। नॉर्मल जो बॉन्डिंग होती है वो ऐसी होती है, मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल, लिगेंड का फिल्ड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। बट बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, मेटल के पास जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको डोनेट करता है लिगेंड को, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। और ये बैक बॉन्डिंग कब होती है, इसके लिए मैंने बताया था दो कंडीशंस हैं। पहली कि लिगेंड के पास या तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, या फिर लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बैक बॉन्डिंग जहां भी आती है, बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग जो है एक अपने आप में बहुत ही उलझाने वाला कॉन्सेप्ट है, जो पूरे कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है, जो सारे फैक्टर्स है उनको बदल देता है। तो बैक बॉन्डिंग को आपने समझना है कि कहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है और कहाँ पे नहीं है। बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वापस लिगेंड को डोनेट करने के लिए, और लिगेंड के पास खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। खाली ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग, या फिर हो सकता है आपका डी ऑर्बिटल। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो पाई एंटी बॉन्डिंग या फिर आपका होता है डी ऑर्बिटल। अब जो फॉस्फाइन लिगेंड है Pr3, यहाँ पे फॉस्फोरस ने क्या किया, आर के साथ 3 बॉन्ड बनाए और इसके पास बचता है एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर के थ्रू मेटल के साथ क्या होगा, अटैच होगा, लेकिन फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट हो रहे हैं। ऑप्शन क्या है, पहला मेटल के T2G ऑर्बिटल से Pr3 के सिग्मा स्टार में। सिग्मा स्टार वाला तो ऑप्शन देखते ही कैंसिल कर दो, सिग्मा स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पाई एंटी बॉन्डिंग। अब पाई एंटी बॉन्डिंग तो तब होगा ना जब पाई बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही नहीं, कहीं पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो P के पास डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, T2G का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन आपका हुआ ये वाला। अब इसमें आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वैसे अगर आप यहां से देखें T2G से जा रहा है, EG से जा रहा है, ये आप नहीं कर सकते इजीली, बट अगर आप लिगेंड को पकड़ के चलेंगे कि उसका कौन सा ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे बहुत ही क्विकली इसका आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर है ये वाला। And thank you so much for watching us.